हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के कह सकते हैं कि जो 10th क्लास है उसका कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसका हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि ये ऑलरेडी कह सकते हैं कि जो प्रीवियस एग्ज़ाम है उसमें पूछा गया है और शायद आप भी जान रहे होंगे इसके बारे में, लेकिन हम लोग सिंपल तरीक़े से जानने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साख क्या है। तो जैसा कि साख को विश्वास या भरोसे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आप गांव या कह सकते हैं कि समाज में लोगों के बारे में आप सुने होंगे कि फलानवा जो है कि विश्वास लायक आदमी नहीं है या उस भरोसे लायक नहीं है, यानी उसका साख क्या है, ख़राब है। और कभी कभी किसी के बारे में सुने होंगे कि उसका जो है विश्वास या भरोसा बहुत अच्छा है, उसका साख बहुत अच्छा है ना। तो साख जो है कि जिसे हम लोग विश्वास अथवा भरोसे के नाम पर जानते हैं, अब ये डेफिनेशन के रूप में इसको आप याद रख सकते हैं कि साख क्या है। तो जब दो व्यक्तियों के बीच विश्वास या कह सकते हैं कि भरोसे के आधार पर वस्तु और सेवाओं का लेन देन होता है तो उसे साख के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल में के रूप में आप सोचिए कि हम किसी दुकान में गए और हम वहाँ पर कुछ सामान लिए और उसके बदले में हम पैसा नहीं दिए, लेकिन जो दुकानदार है वो हमें कह सकते हैं कि सामान जो है कि बिना कह सकते हैं कि संकोच किए दे दिया, और वो इस विचार से दिया है क्योंकि वो हमें जानता है कि ये व्यक्ति जो है विश्वास अथवा भरोसे के लायक है, क्योंकि ये फिर हमें पैसा जो है कि वापस समय से क्या लौटा देगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के जो वस्तु और सेवा का लेन देन होता है उसे साख कहा जाता है। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग कभी कभी एक दूसरे को मदद करते हैं, जिसमें कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत होता है तो हम बिना कह सकते हैं कि संकोच किए उसे हम कुछ पैसा क्या करते हैं, देते हैं। और इस आधार पर देते हैं क्योंकि वो व्यक्ति विश्वसनीय होता है, ताकि हमें पता होता है कि वो व्यक्ति हमें समय से पैसा जो है वापस लौटा दें। तो इस तरह के कह सकते हैं कि जो लेन देन होता है तो उसी को साख कहते हैं। तो शायद आप साख के बारे में समझ गए हों। और साख जो है कि ये भी एक प्रकार की संपत्ति होती है। ये वो संपत्ति होती है जो दिखाई तो नहीं पड़ता है, लेकिन संपत्ति की तरह इसका भी कह सकते हैं कि प्रभाव होता है। आप सोच लीजिए, जैसे मेरे पास पैसा है 100, 200, 500, 1000, तो वो हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि वो वस्तु के रूप में है जिससे हम किसी सामान को खरीदते हैं। लेकिन साख भी क्या करता है, तो हमें वस्तु और समूह को खरीदने में मदद करता है। तो इससे ये पता चलता है कि ये भी एक मुद्रा यानी धन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि साख जो है वो इंटेंजिबल एसेट्स है, मतलब ये आप छू नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ इसका प्रभाव होता है। आप सोचिएगा इसको कि साख का मतलब क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन है, समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसा कि नाम में ही पता चलता है समावेशी है ना, सम का मतलब क्या होता है, बराबर। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि समावेशी विकास का मतलब क्या होता है कि जब समाज में सभी वर्गों को ध्यान में रख करके विकास किया जाता है तो उसको समावेशी विकास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल कि एक गांव है और गांव में विभिन्न वर्ग के लोग हैं। वर्ग का मतलब समझ लीजिए कि जैसे गरीब अमीर है ना, जाति धर्म भी ले सकते हैं, महिला पुरुष सब। तो इन सबों को कह सकते हैं कि एक समान रूप से विकास करने का जो प्रयास किया जाता है तो उसको समावेशी विकास कहते हैं। हालांकि इसका डिफिनेशन ऐसे बताया जाता है कि समाज के जो सभी वर्ग समाज में समाज के सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रख करके जो विकास किया जाता है उसी को समावेशी विकास कहते हैं, जिसमें सबका साथ सबका विकास जो है होता है। तो इस तरह के विकास को समावेशी विकास कहते हैं। आप सोच सकते हैं कि जैसे गांव है, गांव में कई जाति धर्म या संप्रदाय के लोग रहते हैं, या गरीब अमीर ऊंच नीच ये सब कई तरह के लोग रहते हैं, लेकिन गांव में किसी तरह के अगर काम किया जा रहा है और वो सबका ध्यान में रख कर किया जा रहा है तो इस तरह के विकास को समावेशी विकास कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है, आपको जो स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार था, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। और हम लोग देखे थे कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप सोच सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं। तो वैसे अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं जिस पर सरकार और कह सकते हैं कि जो व्यक्ति होता है दोनों का अधिकार होता है, उसको बोलते हैं मिश्रित। मिश्रित का मतलब मिला जुला। ऐसे इसका डिफिनेशन लगाया जाता है कि पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे एग्जाम्पल में कि हमारे कह सकते हैं कि जो खेत है उस खेत पर मेरा भी अधिकार है और साथ में सरकार का भी अधिकार है, इसलिए हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं। तो देखा जाए तो दोनों का अधिकार है, तो इस तरह की जो अर्थव्यवस्था होगा उसको क्या कहिएगा, मिश्रित। लेकिन जिस पर केवल मेरा अधिकार होगा, ठीक है, तो उसको क्या कहिएगा, पूंजीवादी।
ठीक है, जिस पर केवल सरकार का अधिकार होगा तो उसको क्या कहिएगा, समाजवादी। हालांकि आप सोच सकते हैं कि देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में 90% अधिकार जो होता है वो किसी व्यक्ति का होता है, लेकिन कुछ परसेंट सरकार का भी नियंत्रण होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूरी तरीका सरकार के नियंत्रण होता है, आप सोच सकते हैं। तो इस तरह से जो है कि आप मिश्रित अर्थव्यवस्था का डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, या आप सिंपल कर सकते हैं कि वैसे अर्थव्यवस्था जिस पर किसी व्यक्ति और सरकार दोनों का नियंत्रण होता है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे भारत। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका बोल निजीकरण, ठीक है, जिसको प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। अब देखिए आप निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, ये 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका नाम में उसका आंसर छुपा हुआ है, निजी का मतलब क्या होता है, प्राइवेट इसको कहते हैं, और निजी का मतलब होता है अपना। मैं कहती कि वो व्यक्ति हमारा निजी है, निजी जिस पर केवल आपका अधिकार हो, जिससे केवल आपका संबंध होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, निजी। ठीक है, तो निजीकरण का मतलब क्या होता है कि जब उत्पादन और कह सकते हैं कि जो सेवा उत्पादन और वस्तुओं और उत्पादन या सेवा जो होता है उसके ऊपर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाता है निजीकरण। जैसे एग्जांपल कि अब सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, तो बहुत सारे ऐसे अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जो कह सकते हैं कि किसी प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया जाता है ताकि वो बेहतर तरीक़ा से उसको विकास कर सके, चला सके, तो उस पर केवल उसका अधिकार होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था पर जिस किसी व्यक्ति का अगर केवल अधिकार हो, 90% कह सकते हैं कि उसी का अधिकार है, थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि सरकार का नियंत्रण होता ही है क्योंकि देश के अंदर है तो होता है। तो इस तरह से जो व्यवस्थाएं होती है उसको निजीकरण कहते हैं। मतलब आप सिंपल समझ सकते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर जब किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होगा या निजी व्यक्ति का नियंत्रण होता है तो उसको निजीकरण ही कहते हैं। आप सोच सकते हैं जैसे एग्जांपल में आप सरकार प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट अस्पताल है, तो ये सब क्या है, ये निजी संस्थाएं हैं, निजी कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के रूप में है। और इसी तरीक़े से सरकार जो कह सकते हैं कि जब प्राइवेट जो संस्थाएं होती है या निजी व्यक्तियों के हाथ में कह सकते हैं कि देश की जो अर्थव्यवस्थाएं होती है तो उसको कह सकते हैं कि देने का काम करती है या उसको बढ़ावा देती है, तो इसको निजीकरण ही कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप सोच सकते हैं कि जब 1991 में नई आर्थिक नीति लाया गया था, ठीक है, तो उसके पहले कह सकते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर केवल सरकार का नियंत्रण था, तो इस तरह से था। तो लेकिन बीच में हमारे देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ा गया, तो 1991 में एक नई आर्थिक नीति लाया गया जिसमें उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, ये 3 चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बल दिया गया। जिसमें निजीकरण का मतलब क्या होता है कि जो देश की अर्थव्यवस्थाएँ थी उसमें कह सकते हैं कि जो लोग हैं, ठीक है, जो कह सकते हैं कि जो जनता है उन्हें भी कह सकते हैं कि अपने देश के अंदर जो उद्योग धंधा की स्थापना करने का या कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्थाओं को चलाने या उसको कह सकते हैं कि नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया। तो ये निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। कि वैश्वीकरण का मतलब जो हमारा देश की अर्थव्यवस्थाएं जो थी वो अलग अलग देश के अर्थव्यवस्थाओं से क्या है जुड़ा, हमारे देश के बाज़ार जो है विश्व के अलग अलग देश के बाज़ारों से जुड़ा, यानी कह सकते हैं कि दूसरे देश के वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हमारे देश के अंदर आ रहा है, हमारे देश के वस्तु और सेवाओं का उत्पादन दूसरे देश में जा रहा है। तो इस तरह से जो विश्व के अलग अलग देश एक दूसरे से जुड़ा या विश्व के विभिन्न देश की जो अर्थव्यवस्था एक दूसरे के साथ जुड़ी, तो उसी को कहा गया वैश्वीकरण। मतलब विश्व का एक होना, विश्व का एक दूसरे के साथ जुड़ना, उसे क्या कहा गया, वैश्वीकरण। आप सोच सकते हैं। फिर एक था उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब क्या होता है, उदार का मतलब क्या होता है, दयालुता। अब देखिए था क्या कि सरकार हमारे देश की जो अर्थव्यवस्थाएं थी उस पर काफ़ी कठोर नियम नीति लगा कर रखा हुआ था, जिससे यहाँ के लोग जो थे वो अगर कुछ करना भी चाहते थे वो कर नहीं पाते थे। ठीक है, तो सरकार क्या करती है, तो अपनी जो कठोर नीति है, तो देखिए सरकार जो थी वो क्या कर शुरू में जो है कि सरकार देश की अर्थव्यवस्था या जो था उसके ऊपर कह सकते हैं कि वो अपना नियंत्रण और कह सकते हैं कि कुछ ऐसे नियम कानून लगा कर रखा हुआ था, कठोर नियम कानून कह सकते हैं, जिससे हमारे देश के जो लोग थे, किसान था या कह सकते हैं कि व्यापारी या उद्योग धंधा या बिजनेसमैन, वो अगर करना भी चाहते थे तो वो इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि टैक्स या नियम कानून था कि उस प्रक्रिया से वो काफ़ी ज़्यादा क्या थे, फॉलो नहीं कर पाते थे, पूरा नहीं कर पाते थे। तो सरकार क्या करती है, तो बीच में बहुत सारे जो कठोर नियम कानून था, यानी कह सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था में जो बाधाएं थी
ठीक है, उन बाधाओं को दूर किया गया, जिससे कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का कह सकते हैं कि उदार हुआ। मीन्स कह सकते हैं कि जो कठोर नियम कानून था उसे कम कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ, लोगों को उद्योग धंधा व्यापार या खेती गृहस्थी करने में आसानी हुआ। तो इससे हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका विकास एवं विस्तार हुआ। तो उदारीकरण का मतलब यही हुआ कि जो अर्थव्यवस्था पर लगे कठोर नियम कानून जो था उसको कम किया गया। ठीक है, जिससे कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का जो कह सकते हैं कि विस्तार हुआ, विकास हुआ। तो इस तरह से कह सकते हैं कि नई आर्थिक नीति के तहत जो है कि 3 चीज़ों पर बल दिया गया, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। ये प्रश्न बनता भी है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आज हम लोग 3-4 ऐसे क्वेश्चन देखें जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीक़ा से हम लोग और भी क्वेश्चन डे टू डे कह सकते हैं कि सिंपल तरीका से जानने का प्रयास करेंगे। तो आज का सेवा इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।